हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, काफ़ी समय से आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। मैं भी काफ़ी लंबे समय से यूट्यूब पर कोई भी वीडियोस लेकर नहीं आया हूं, लेकिन अब जब मैं आया हूं तो एक अच्छा सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। यह सेशन हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी वर्तमान में जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं। एमएससी में जिनको काफ़ी सब्जेक्ट्स में समस्या आ रही है, उनके लिए भी हम सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे। साथ ही जो बीएससी में स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पैथोलॉजी एक भयानक समस्या दिखाई देती है, उस समस्या को हल करते हुए इस सब्जेक्ट को हम बायलिंगुअल तरीके से कवर करेंगे। चूँकि आपने देखा होगा कि मेजरली जो है इस सब्जेक्ट को इंग्लिश में लोग बाग करा देते हैं, और जो हिंदी भाषी हमारे छात्र हैं उनको थोड़ी कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को देखते हुए मैंने इसको बायलिंगुअल सेट किया है। और बायलिंगुअल तो क्या ही है, बाकी मैं हिंदी में पूरा ही समझाऊंगा। पीपीटी थोड़ा इंग्लिश में रहेगा। तो वैसे भी आप लोग जानते हो कि हिंदी में समझने के बाद लिखना तो आसान हो ही जाता है। और फिर साथ ही जेआरएफ के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी में अगर एक बार कोई कॉन्सेप्ट बता दिया जाए तो वह दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। फिर चाहे हम उसे इंग्लिश में अच्छे से फिर रिवाइज कर लें, याद कर लें, तो ये जो है प्रक्रिया रहेगी। साथ ही मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ इस बैच के बारे में, जो कि आज हमारा पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे। इस बैच में हम क्या करने वाले हैं कि हम पहले प्लांट पैथोलॉजी का जो फंडामेंटल्स होते हैं उन फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे, लाइक हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन पार्ट्स, और उसके जो जो माइनर माइनर पॉइंट्स हैं जैसे कि टर्मिनोलॉजी। तो इन सब को हम पहले फंडामेंटल के तौर पर कवर करेंगे, जो कि बीएससी वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। चूँकि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में हमने लिखा है माइनर टू मेजर तक जाएंगे। माइनर टू मेजर तक जाने का क्या है, तो हम इसमें क्या है फंडामेंटल्स से शुरू करेंगे, हम बेसिक से शुरू करेंगे, हाई तक जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं जेआरएफ के लिए। क्योंकि जेआरएफ एक एग्ज़ाम है, ऐसा एग्ज़ाम है वहाँ माइनर भी पूछा जाता है और मेजर भी पूछा जाता है, और जो सबसे सरल होता है वही हमसे सबसे पहले गलत होता है। तो इसलिए जो है इसको बेसिक से हम प्रिपेयर करेंगे, और इसको कंपाइल करते करते हम इसमें कवर करेंगे वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, नेमाटोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, साथ में जेनेटिक्स भी देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी भी देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम एंटायर कोर्स को डिज़ाइन कर चुके हैं जेआरएफ के बेस पर। साथ ही अब इसमें जो है हम जो लेक्चर लेकर आएंगे, जैसे कि एमएससी में कोर्स होता है वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, नेमाटोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट क्या है बच्चों के लिए थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो इस इस विशेष चीज़ को ध्यान रखते हुए भी मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो हम जो है स्पेशल प्लेलिस्ट के हिसाब से इसको लाएंगे। इससे ये होगा कि जो बच्चे माइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट माइकोलॉजी पढ़ें, ठीक है। जो फंडामेंटल पढ़ना चाहते हैं वो फंडामेंटल पढ़ें। बाकी जेआरएफ वालों के लिए ये पूरा ही बैच एक साथ कवर करना होगा, तभी जो है उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। इंट्रोडक्शन तो ये हो गया। अब साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, और आप मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और पूरा आप मुझे इस सीरीज़ में जान लोगे। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ हम शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है उसको अच्छे से शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और मैंने जो है पीपीटी कुछ इस तरह डिज़ाइन की है कि आप अगर इसको पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दी हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम। टेलीग्राम लिंक मैंने इसलिए दिया है ताकि इस सेशन से रिलेटेड जितने भी नोट्स, पीडीएफ, पीपीटीज होंगे तो वो डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएंगे। साथ ही आगामी जो क्लासेस होंगी कुछ लाइव्स हो सकती हैं, कुछ रिकॉर्डेड ही आएंगी। ज़्यादातर केसेस में रिकॉर्डेड ही आने वाली हैं, लेकिन कुछ लाइव हुआ या कोई भी संबंधित जानकारी होगी तो वो आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वह ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप दोनों को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमको भी उत्साह मिलेगा
और हम भी थोड़ी मेहनत करेंगे। वैसे तो हम मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन मेहनत और भी करेंगे आपके लिए, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर में, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। शुरू करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन तो आप लोग सभी जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ। प्लांट पैथोलॉजी, also known as a phytopathology, is a branch of agricultural, biological और botanical science। अब इसमें एग्रीकल्चर भी ऐड कर दिया, बायोलॉजिकल भी ऐड कर दिया और बोटेनिकल साइंस भी ऐड कर दिया। एग्रीकल्चर में तो आप जान ही रहे हैं, बोटेनिकल्स और एग्रीकल्चर्स दोनों लगभग सेम हैं, लगभग क्या पूरे ही सेम हैं, लेकिन इसमें क्या है बाद में जूलॉजी इंक्लूडेड हो जाती है। तो इस प्रकार जो है, और बायोलॉजी तो आप समझते ही हैं, ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी से तात्पर्य यह है कि मेडिकल साइंस में जो है पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो ये वो वाली पैथोलॉजी है, अपने काम की नहीं है। ठीक है, अब इसमें डील किस चीज़ से किया जाता है, लिखा हुआ है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स में होने वाले रोगों के साथ जो है डील करता है। जो प्लांट्स में डिजीज़ होंगी उनसे डील करता है ये। ठीक है, कैसे कॉज करेगा, उसकी इटियोलॉजी और इपिडेमोलॉजी, मतलब कैसे उत्पन्न होती है, तो ये सब जो है ये टर्मिनोलॉजी है, मैं इनको आराम से कवर करवाऊंगा। सारी टर्मिनोलॉजी, एक भी टर्मिनोलॉजी आपको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पैथोलॉजी का अन्य ब्रांचेस के साथ रिलेशन। तो रिलेशन तो आप सभी लोग जानते हैं कि वायरोलॉजी के साथ रहता है, मतलब पैथोलॉजी में हम वायरोलॉजी पढ़ते हैं, माइकोलॉजी यानी फंजाई, वायरोलॉजी वायरस, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया से, माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रो एंटिटीज़ होती हैं, और कल्चर वल्चर ये सब इसमें आ जाते हैं। फिजियोलॉजी जो प्लांट्स में कई सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, जो कि पानी के कारण या फिर पीएच के कारण या फिर धूप के कारण यानी लाइट के कारण, और टेम्परेचर एक्सेसिव और लो टेम्परेचर के कारण। ठीक है, केमिस्ट्री में हम कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जाते हैं जो कि उन्हें केमिस्ट्री के साथ ही जोड़ दिया जाता है, तो हम कुछ सब्सटेंस इसमें पढ़ते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, और कुछ हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको केमिस्ट्री में डिवाइड कर दिया। हम जेनेटिक्स क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं वायरोलॉजी, जहाँ वायरोलॉजी आता है तो उसमें वायरस आ जाता है, और वायरस जब आ जाता है तो वायरस जो है आरएनए और डीएनए दोनों से मिलकर बना होता है। तो जब ये एंटिटीज़ दोनों से मिलकर बनी होती है तो साधारण सी बात है, आरएनए और डीएनए इन पर सबसे ज़्यादा वर्क कहाँ किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स में। तो इसलिए हमको जेनेटिक्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जेनेटिक्स से ही हम आगे डिजीज़ के बारे में जान सकते हैं। यूँ कहें तो पैथोलॉजी बिना जेनेटिक्स के संभव ही नहीं है। जब तक जेनेटिक्स नहीं है तब तक पैथोलॉजी भी नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी आप समझ ही गए, सेम जेनेटिक्स। अब आगे चलते हैं, तो क्या है इसके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। प्लांट पैथोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, तो हम क्यों पढ़ते हैं वह समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है टू स्टडी लिविंग, नॉन लिविंग, एनवायरमेंटल कॉजेज ऑफ डिजीज़ और डिसऑर्डर ऑफ द प्लांट। लिविंग यानी कि जीवित, नॉन लिविंग यानी मृत, एनवायरमेंटल कॉजेज। अब जो लिविंग होते हैं, लिविंग में अपना कौन कौन आ जाता है तो लिविंग में आता है फंजाई, बैक्टीरिया और अपने नेमाटोड्स, ये सब जो है लिविंग में आ जाते हैं, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा। लेकिन अगर नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में आते हैं वायरस, वायरॉइड्स, ये सब जो है नॉन लिविंग में आ जाते हैं। साथ ही इन्वायरमेंटल कॉजेज़। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ क्या होते हैं, तो कुछ एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, टेम्परेचर, पीएच और वाटर लॉस, एक्सेसिव टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो इनके कारण जो कॉजेज़ होते हैं वह किस में आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल कॉज में। इन्वायरमेंटल कॉज को एबायोटिक कॉजेज़ भी कहा जाएगा। अब यहाँ दो टर्मिनोलॉजी दी हैं, डिजीज़ और डिसऑर्डर। तो
अभी क्या है, आपके दिमाग में मैंने कुछ फंक्शन डाला है तो आपको यहीं के यहीं मैं समझा देता हूँ। तो क्या हुआ कि जो लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों थिंग्स जब कोई डिजीज़ बनाती हैं तो उसको हम डिजीज़ में पढ़ते हैं, मतलब उनके द्वारा कोई जब प्रक्रिया की जाती है जिससे रोग उत्पन्न हो जाए उसे हम डिजीज़ में। लेकिन इन्वायरमेंटल यानी एबायोटिक फैक्टर्स के कमी के कारण या एक्सेसिव के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में है टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ प्लांट डिजीज डेवलपमेंट। कुछ मैकेनिज्म जो है लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज़ के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब वो मैकेनिज्म कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए एक नेमाटोड है, नेमाटोड रूट में गया और रूट में प्लांट के उस राइजोस्फीयर में पहुंचकर रूट वाले पोर्शन में टिप वाले हिस्से में जाकर अपने मुख में जो उसके मुंह में स्टाइलेट होती है, स्टाइलेट जैसे हाइपोडर्मल निडल की तरह होती है, जो निडल हमारे यहाँ लगाई जाती है उस निडल की तरह होती है, वह निडल को हम क्या बोलेंगे, स्टाइलेट। तो स्टाइलेट जो है पिन करेगा, उसके बाद कुछ सब्सटेंस डालेगा और वो सब्सटेंस क्या होते हैं, उसकी लार में कुछ सलाइवाज जो होते हैं उनको एंटर करता है और उसके एंटर करते ही वहाँ की जो सेल होती है वो डेड होने लगती है और डेड हो जाती है। उसका जो है उससे काम हो जाता है, चूँकि वो फूड के लिए अपने वहाँ जो है कॉज करता है। लेकिन अब उसने तो कॉज कर दिया, अब वो कॉज वहाँ पर है वो तो नहीं भर पाया क्योंकि वहाँ की सेल जो है डैमेज हो गई। तो अब क्या होगा, वहाँ फंजाई, बैक्टीरिया ये जो है उनको रास्ता मिल जाएगा, चूँकि बैक्टीरिया जो है अपने आप से वहाँ हमला नहीं कर सकती है, उसको जो है बाउंड और जो नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं उसकी ज़रूरत होती है प्लांट में एंटर करने के लिए। तो ये तो हो गया मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म जैसे कि बैक्टीरिया के लिए नेमाटोड और बाउंस वगैरह, हाइडेथोड्स वगैरह, ये सब सेम फंजाई भी, उसमें भी कुछ एफरेजोरियम वगैरह और होस्टोरिया जैसे पार्ट्स होते हैं जो कि इंटर करते हैं टू द बॉडी ऑफ द होस्ट, जिसमें अटैक हो रहा है उसे होस्ट कहा जाता है। आगे है टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट, ससेप्टिबल एंड द पैथोजन। होस्ट और ससेप्टिबल क्यों लिखा है? दरअसल बात यह है कि होस्ट उसे ही कहा जाता है जो ससेप्टिबल हो। रेजिस्टेंट हुआ तो फिर क्या होस्ट हुआ, फिर तो वह कोई काम का ही नहीं है। तो हम इसमें जो है इंटरेक्शन देखेंगे होस्ट का और जो है अपनी पैथोजन का। अब इंटरेक्शन कैसे होता है कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे पेनिट्रेट करता है, तो उस चीज़ को इंटरेक्शन कहते हैं। कैसे उसमें इंटर किया, क्या उसका मैकेनिज़्म है, फिर वगैरह वगैरह। तो इसको हम जो है आगे डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए मैं आपको माइन्यूट बता रहा हूँ। उसके बाद जो है टू डेवलप सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज एंड रिड्यूसिंग लॉसेस कॉज्ड बाय देम। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो हम मेजर्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे कुछ बायोटेक जो बोटेनिकल मेजर्स होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, कल्चरल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। तो कई तरह के जो हम मैकेनिज़्म इस्तेमाल करेंगे मैनेजमेंट के लिए वो हम इसमें पढ़ेंगे। और चूँकि हम जो है इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट मतलब कि अगर मान के चलिए जब हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन फंडामेंटल में हम केवल इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, चूँकि हमें अपना बेस क्लियर करना है। बाकी जब हम इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट को कवर करेंगे तो उस समय जो है हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज़ और प्लांट पैथोलॉजी। इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो इम्पोर्टेंस को साधारण भाषा में समझिए, महत्व। अब जैसे हमारे हिंदी में इम्पोर्टेंस को महत्व कहा जाता है, लेकिन अब कहीं भी महत्व आप देख लेते हो और इसमें तो महत्व कुछ है ही नहीं। अबाउट 34% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस इज लॉस्ट एनुअली। तो क्या ये महत्व हो सकता है? चूँकि महत्व में ही हम इसको समझेंगे। उसका कारण क्या है कि अगर ये डिजीज़ कुछ अच्छा करेगी तो भी वह उसका महत्व हुआ, और अगर उसने कुछ बुरा किया तो भी वह उसका महत्व हुआ। तो साधारण सी बात है, डिजीज़ कुछ अच्छा कर सकती हैं क्या? कर सकती हैं। हम उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ आएंगी जो कुछ हेल्प भी करती हैं।
लेकिन अभी हम देख रहे हैं लॉसेस के बारे में। तो अब जानते हैं अबाउट द 34% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस इज लॉस्ट एनुअली ड्यू टू डिजीजेस। डिजीजेस, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स और पेस्ट। इंसेक्ट और पेस्ट में अंतर समझते हो ना? इंसेक्ट यानी पर्टिकुलर कीटों को उसमें रखा गया है। पेस्ट में जो है उन चीज़ों को ऐड किया जाता है जो कि इंसेक्ट के अलावा होती है। अब पेस्ट कौन हुए? ह्यूमन भी एक पेस्ट है। ह्यूमन भी डिजीज़ उत्पन्न कराता है, चूँकि वह एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचता है और एंटिटीज़ को अपनी बॉडी में, हैंड में लेकर जा सकता है, जो कि हमें पता नहीं होता है। तो ह्यूमन भी पेस्ट है, रेड है, रैबिट है, ये सब क्या है? पेस्ट हैं। चूँकि इंसेक्ट नहीं है तो इनको पेस्ट में एक जगह दे दिए तो सबको एक साथ पढ़ लिया। और वीड्स, खरपतवार, और ये सब जो है ग्लोबल लेवल पर कितना कर रहे हैं? 34% कॉज कर रहे हैं। 34%, ये तो बहुत हो गया। आई थिंक 1/4 इज़ 25% और ये हो जाएगा अपना 1/3। तो देख लीजिए बहुत लॉस कर रहे हैं। आगे बात करते हैं इनमें से जो डिज़ीज़ कॉज कर रही हैं, मतलब इस 34% में से डिज़ीज़ का कितना हिस्सा है। तो डिज़ीज़ जो है 12% क्रॉप लॉस कर रही हैं। अब डिज़ीज़ में भी कौन सबसे ज़्यादा करता है? तो सबसे ज़्यादा जो करेगा वह फंजाई करेगा। आपको सबसे ज़्यादा डिज़ीज़ जो है फंजाई के बारे में ही मिलेंगी। बैक्टीरिया और वायरस के बारे में भी डिजीज़ हैं लेकिन वो उतनी नहीं है, लेकिन फंजाई जो है सबसे ज़्यादा कॉज करती है। इसके बाद जो है 11%, कुछ कुछ किताबें इसको 10% भी बोलती हैं नेमाटोड के लिए, तो 11 और 10 आपको यहाँ मिलेगा। और 7% जो है इंसेक्ट और पेस्ट दोनों को इंक्लूड करके 7% इंसेक्ट और पेस्ट दोनों को मिलाकर जो है डिजीज़ उत्पन्न होती हैं पूरे वर्ल्ड में। 3% ड्यू टू वीड्स। कुछ वीड्स हैं जैसे कि पार्थेनियम है, पार्थेनियम स्टेरोफोरस और डॉडर, स्ट्राइगा, ये सब जो है वीड्स हैं जिनके कारण भी क्या है, रोग उत्पन्न होते हैं प्लांट्स में। अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन मेजर इस्तेमाल ना करें तब हमारा कितना लॉस होगा? तब हम 30 से 50% तक लॉस कर चुके होंगे अपनी क्रॉप को। तो सोचिए इंडिया में 400 मिलियन हेक्टेयर भूमि है और उसका अगर 12% हिस्सा केवल डिजीज़ में चला जाए, या फिर अपन मान के चलिए कि 34% हिस्सा चला जाए, तो समझिए कि हम लोगों का क्या होगा। तो हम लोग जो है कुछ कंट्रोल मेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कारण ये जो है इक्विलिब्रियम में चल रहा है, ताकि फूड स्टारवेशंस नहीं हो रहे हैं। अगर यह भयानक रूप से बढ़ जाएं, जैसे आपको पता होगा लोकस्ट अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान बॉर्डर्स और ये जो हमारे राजस्थान एरिया में काफ़ी भयंकर फैला था, जो कि अनकंट्रोल्ड हो रहा था। तो ये सब चीज़ें जो है एकदम से प्रभावी हो जाएं तो लॉस होता है फूड का। और जब फूड का लॉस होता है तो सीधा सीधा हमारा लॉस होता है, क्योंकि आज के समय में हम अराउंड अप्रॉक्स 150 करोड़ तक हो चुके हैं। तो इतनी पॉपुलेशन के लिए अगर ये सब मिस्टेक्स हुई तो बहुत नुकसान होगा। तो प्लांट में जो डिजीज़ हो रही हैं उनका मैनेजमेंट करना भी हमें आना चाहिए, तभी हम इस चीज़ से जीत पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कॉजेज़ ऑफ प्लांट डिजीज़ेस। अब जो प्लांट डिजीज़ेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या कॉज करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। प्लांट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ पैथोजन। वेराइटी ऑफ पैथोजन मीन्स वायरस, फंजाई, नेमाटोड, स्पायरोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, कई सारी एंटिटीज़ हैं, कई सारे पैथोजन्स हैं। उनसे जो है क्या है, वेराइटी ऑफ पैथोजन है। The bud pathogen can be broadly defined as any agent or factor that initiate pathos. Pathos यानी entity who cause the disease, और जिसको डिजीज़ बोला जाएगा, पैथोस को ही डिजीज़। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिजीज़ कॉज कराते हैं। Thus in strict sense the pathogen do not necessarily belong to living or animate groups। मतलब कहने का तात्पर्य ये लाइन ये कहना चाहती है कि पैथोजन जो है नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वह किसी लिविंग और एनिमेट ग्रुप से हो। लिविंग यानी कि जिंदा, एनिमेट यानी एक जगह से दूसरी जगह तक एनिमेट हो जाए।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसको एनिमेट भी कराया जा सकता है, वो नॉन लिविंग होगी तब भी डिजीज़ करा सकती है। तो क्या होती है नॉन लिविंग डिजीज़, उनके बारे में हम जानेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एबायोटिक। एबायोटिक के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दे इंक्लूड मेनली द डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, तो आपने पढ़ा होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, पढ़ा होगा ना, और वही सब इसमें आता है। तो ज़्यादातर जो डिजीज़ होती हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स पर ही होती हैं, और कुछ माइनर्स जो वो भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें देखी जाती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के अलावा लाइट का क्या इफ़ेक्ट है। तो मान के चलिए कि लाइट पौधे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वह इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही मेड द फूड, तो अपनी ग्रोथ के लिए वह फूड तैयार करता है, और वह लाइट की प्रेजेंस में होता है। अगर लाइट जो है टाइम टू टाइम उसे नहीं मिलेगी या अनकंडीशनल लाइट मिलेगी, तो वह उस समय फूड बनाना बंद कर देगा। तो यह भी एक प्रकार की डिजीज़ ही हुई है। तो जब वह फूड नहीं बनाएगा तो पौधा जो है अपनी जो एक्चुअल ग्रीनरी पार्ट्स हैं उनको जो है येलोइश क्लोरोसिस जो है ऐसे बोला जाता है टर्म को, उसमें चेंज हो जाता है। मॉइस्चर अगर कम होगा तब भी दिक्कत है और ज़्यादा होगा तब भी दिक्कत है। तो मॉइस्चर अराउंड 260 to 75% या 60 के आसपास मानिए, क्योंकि 70 और 80 के आसपास जो है फंजाई जो है एक्टिव हो जाती हैं। तो इतना जो है मॉइस्चर हो, लगभग 40 से 60 मॉइस्चर होना ही चाहिए। साथ ही एरेसन जो है सॉइल में, एरेसन के कारण भी, अगर एरेसन सॉइल में नहीं होगा तो कई सारी जो एंटिटीज़ हैं वो जो है जर्मिनेट कर जाती हैं अपने आप को, और फिर वह कॉज करती हैं डिजीजेस। तो एरेसन का भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल है। एबनॉर्मलिटी इन सॉइल कंडीशंस, अब सॉइल में कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे मान के चलिए एक्सेसिव मॉइस्चर है सॉइल में और टेम्परेचर 25 to 30 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फंजाई जो है डेवलप्ड हो जाती हैं। अब फंजाई जो उनको फेवरेबल टेम्परेचर होते हैं, जैसे कहीं कोनाइडिया होती हैं, कोनाइडिया जो क्या करती हैं मिट्टी में होती हैं, कहीं जो है स्क्लेरोटियल जो अपना उसका रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं उसमें वह पड़े रहते हैं। तो वह क्या करते हैं कि फेवरेबल टेम्परेचर आने पर अपने आप को जो है फिर से ज़िंदा कर लेते हैं, और ज़िंदा करेंगे तो फिर खाएंगे, और खाएंगे तो फिर मारेंगे। ये तो मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा था बायोटिक के लिए, लेकिन एबायोटिक में किस प्रकार होगा, तो एबनॉर्मलिटी इन सॉइल कंडीशंस। अब जैसे सॉइल में मान के चलिए पानी नहीं है, तो पानी की कमी के कारण भी रोग उत्पन्न हो जाएगा, इसमें भी अपना क्लोरोसिस आ जाएगा। और अगर जो है सूखा पड़ जाएगा तो विल्टिंग हो जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक इम्प्यूरिटीज़ होगा यहाँ पे, सॉरी। तो एटमॉस्फेरिक जैसे एसओटी की SO2 की जो है एक्सेसिव मात्रा, ये सब प्रेजेंट होने पर जो है इम्प्यूरिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो ये भी जो है रोग उत्पन्न करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे अपना ब्लैक टिप ऑफ मैंगो काय से होता है, SO2 की टॉक्सिसिटी से होता है ये। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो SO2 की टॉक्सिसिटी से होता है। ठीक है, खैरा डिजीज़ जिंक की कमी के कारण होता है। और खैरा डिजीज़ के साथ ही आपको एक टर्म याद आ जाना चाहिए, खैरा डिजीज़ पर सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे बाय नेने। बायल नेने ने अपनी डिग्री ग्वालियर से की थी। ठीक है, ग्वालियर राजमाता कृषि विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान समय में उसका नाम है। तो उन्होंने जो है खैरा डिजीज़ पर अपनी काफ़ी लंबी समय तक रिसर्च की, और उन्होंने पता लगाया कि ये जिंक की कमी के कारण होता है। फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया जो कि 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट करके कुछ होता है, तो उससे जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। तो आज के समय में हम फील्ड में इसका काफ़ी इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा, हमने किया भी होगा, शायद आपने रावे पर किया होगा। और वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, मेजरली क्रॉप राइस होती है, तो मैंने आपको बताया। आगे व्हीपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ये जो है मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। होलो हर्ट एंड ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो और ड्यू टू दी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन स्टोरेज।
स्टोरेज में ज़्यादा मात्रा में जो है CO2 एक्युमुलेट हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, तो उस समय जो है हॉलो हार्ट एंड ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो उत्पन्न हो जाता है। फिर बात करेंगे बिटर पिट ऑफ एप्पल, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है एबायोटिक कॉजेज़ को तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम मीज़ोबायोटिक कॉजेज़। मीज़ोबायोटिक क्या होते हैं? अब मीज़ो का अर्थ होता है सेंटर या फिर बीच वाली स्थिति, सेंटर वाली स्थिति। मतलब हमको मरा भी नहीं कहा जा सकता, हमको जिंदा भी नहीं बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मीज़ोबायोटिक। मैं आपको क्या है देसी लैंग्वेज, थोड़ा सा क्या है अपनी लैंग्वेज में समझा दूं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी ये सब एंटरटेनमेंट्स हैं और क्लियरेंस तभी आता है जब कॉन्सेप्ट दिमाग में पहुंच जाए। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी अपनी इस्तेमाल करूंगा। मीज़ोबायोटिक क्या हो गया कि ऐसी चीज़ें जिन्हें जिंदा भी नहीं कहा जा सकता और मृत भी नहीं बोला जा सकता, ये बीच वाली स्थिति में होते हैं। अर्थात जब तक ये इन्वायरमेंट में होंगे तब तक नॉन लिविंग होंगे, और जैसे ही ये पेनिट्रेट कर जाएंगे होस्ट में और वहाँ जो है रिप्लिकेट शुरू कर देंगे, तो उस समय ये क्या हो जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इनको कहा जाएगा मीज़ोबायोटिक। मीज़ोबायोटिक देर आर दी डिजीज इंसिडेंट विच आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। जो मैं आपसे कह रहा था वही का वही, ठीक है। अब इसमें आते क्या क्या हैं, तो अपना एक तो वायरस आता है और वायरॉइड्स आते हैं, ठीक है। मेजरली तो यही भी आते हैं और कुछ भी हैं इसमें प्रोटीनेज करके भी हैं, तो हम मेजरली तो ये दोनों ही पढ़ते हैं। वायरसेस में क्या आता है, तो वायरस क्या होते हैं, दे आर इन्फेक्शन एजेंट्स मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब आरएनए और डीएनए, कहने यह चाहती है कि जो वायरस हैं एक इन्फेक्शन एजेंट्स हैं और ये केवल एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होती हैं, आरएनए और डीएनए। तो ये जो है किसी एक आरएनए या डीएनए से इनक्लोज्ड होता है और इसमें आरएनए जो है डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, इस प्रकार से होते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन बाल्टीमोर ने दिया था। हम इसके बारे में भी आगे जानेंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा। तो ये जो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, लेकिन वायरस में कोई एक होगा, या तो उसमें आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। अब यहीं के यहीं समझ लीजिए, वायरॉइड में आरएनए होता है, वायरॉइड में आरएनए होता है, केवल आरएनए होता है। इसमें जो है डीएनए नहीं होता है, इसमें डीएनए नहीं होता है, ठीक है। और इसमें ये क्या है, इनक्लोज्ड है ना, प्रोटीन कोट के साथ इनक्लोज्ड होते हैं। अब वायरस के कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने केवल दो ही यहाँ पर रखे हुए हैं। अब पोटैटो लीफ रोल और लीफ कर्ल ऑफ पोटैटो एंड चिलीज़, ठीक है। ये दो हैं। हम वायरस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ आपको जनरल ओवरव्यू दिया है, आगे हम इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा करेंगे। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरॉइड्स किसी आरएनए से बनकर बने होते हैं, इसमें डीएनए जो है नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं, जैसे पोटैटो स्पंडल ट्यूबर, काफ़ी फेमस डिजीज़, सिट्रस एक्जोकॉटिस, क्राइजेंथमम स्टंट, कोकोनट कड़ंग और स्टार क्रैक ऑफ एप्पल। तो इस प्रकार की जो है इसमें डिजीज़ेस होती हैं। आगे हम चलते हैं। आगे जो है हमारा बायोटिक या एनिमेट कॉजेस। बायोटिक या एनिमेट कॉजेस का क्या मीन है? बायो शब्द आप समझिए, इसमें जो बायो शब्द लिखा है, बायो जो है जहाँ भी आपको दिखे, तो इसका साधारण सा अर्थ होता है लिविंग। साधारण सा अर्थ इसका होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग होता है बायो का। तो बायो जब भी आपको कहीं भी दिखे तो लिविंग। तो बायोटिक क्या हो गया, जो कि लिविंग होती हैं वे इसमें आएंगी, जैसे कि अपनी बैक्टीरिया होती हैं और फंजाई होती हैं। तो इसको जो है दो तरीके से डिवाइड करेंगे हम, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। अब एनिमेट का अर्थ समझिए। एनिमेट का अर्थ यह होता है
कि वह अपने आप को कॉज कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम हो, तो उस चीज़ को हम एनिमेट कहेंगे। अर्थात मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाऊं तो मैं एनिमेट हूं, मैं एनिमेट कर पा रहा हूं, क्योंकि ये शब्द जो हैं मैं आपके दिमाग में बिठा दूंगा भाई। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर मुझे देख रहे हो तो ये समझ लीजिए कि हर एक शब्द आपके दिमाग में जाने वाला है। कैसे जाएगा वो मेरे ऊपर है, बस आप फोकस करो, बाकी कैसे जाएगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर आते हैं हम प्रोकैरियोट्स पर। प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को जब भी आप पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेजर डिफरेंस होता है। वो क्या होता है आप समझिए। प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। जब आपको प्रो दिखे तो प्रो जो है ट्रू न्यूक्लियस वाले नहीं होते हैं। यू का मतलब होता है, इसमें जो यूकैरियोट आएगा अभी, तो यूकैरियोट में जो ई और यू होता है, इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है ट्रू से। ट्रू। और कैरियोट यानी होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स प्रो न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स यू न्यूक्लियस। यू यानी ट्रू, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और आगे हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के जो मेजर जो पॉइंट्स होंगे, जो उसमें मेजर डिफरेंसेस होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उनको हम पढ़ेंगे। अब प्रोकैरियोट्स में आते हैं अपने कौन कौन, तो आता है अपना बैक्टीरिया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, फास्टिडियस, बैक्टीरियम, तो ये सब इसमें आते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें लेकिंग ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, इनमें ट्रू न्यूक्लियस की कमी होती है, ठीक है। इसमें जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर का अर्थ क्या होता है, सिंगल सेल्ड, ठीक है। ब्राउन रॉट और बिल्ट ऑफ पोटैटो इसका एग्जांपल है। सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो जो कि वेजिटेबल में, सभी में वेजिटेबल्स में भी आता है। सिट्रस कैंकर ये भी इसका एग्जांपल है। सिट्रस कैंकर तो वाइडली देखा जाता है, लगभग हर एक सिट्रस प्लांट में आपको ये थिंग्स मिल ही जाएगा। आगे देखते हैं मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है, दिस ग्रुप इंक्लूड स्पाइरोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। अब फाइटोप्लाज्मा जहाँ भी आपको दिखें वो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, और वह क्या है, दे आर वेल लेस वॉल लेस, सेल वॉल विदाउट सेल वॉल, ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स एंड कॉज डिजीज़, और ये क्या है, डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। और फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन इसके लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो ये जो है उनसे कंट्रोल भी किए जाते हैं। आगे बात करते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो कि एग प्लांट इसे कहा जाता है। इसमें जो है मॉलिक्यूल्स के कारण लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आता है, जो मॉलिक्यूल्स के कारण होते हैं। मॉलिक्यूल्स में फाइटोप्लाज्मा। कोकोनट रूट जो कि बिल्ट डिजीज़ है, ये भी होता है। कॉर्न स्टन डिजीज़, स्टब बोन डिजीज़, ब्रिटल रूट ऑफ हॉर्स रेडिस, तो ये सब डिजीज़ जो है होती हैं। कुछ फास्टिडियोस बैक्टीरिया हैं जैसे कि जाइलिला फास्टिडियोस, और ये आलमंड में लीफ स्कॉर्च, पियर्सी डिजीज़ ऑफ ग्रेपवाइन उत्पन्न करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के बारे में मैंने आपको बताया, यू यानी ट्रू और कैरियोट्स यानी न्यूक्लियस होता है। यू मतलब ट्रू और कैरियोट्स यानी न्यूक्लियस होगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे फंजाई, स्ट्रेमिनोपाइल्स, प्रोटोजोआ, एल्गी, मेटाजोन एनिमल जैसे कि नेमाटोड, पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें मैंने आपको शुरुआत में बताया था, फेनेरोगैमिक प्लांट भी इन्हें बोला जाता है। फंजाई में तो हम बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, तो
ये दो एक डिजीज़ मैं आपको यहाँ लिखी है, मेंशन की है, पोटैटो बाट, पाउडर मिल्ड्यू, रस्ट स्मट्स, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। तो इसमें जो है 80% डिजीज़ जो प्लांट में कॉज होती हैं, उनको करने वाला कौन होता है? तो उनको करने वाला होता है अपना फंजाई। स्टेमिनोपाइल्स या जिसे ऊमाइसिटीज़ कहा जाता है, ये एक्चुअल में क्या है? स्यूडो फंजाई हैं, फंजाई की तरह ही वर्क करती हैं। तो इनको अलग से रखा गया है, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस, डैम्पिंग ऑफ स्टेमिनोपाइल्स या ऊमाइसिटीज से संबंधित जितनी भी डिजीज़ है मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। उसमें लगभग 4 ही डिजीज़ होती हैं जो कि वाइडली देखी जाती हैं और इनको पूछा भी जाता है। पूछते हैं कि डाउनी मिल्ड्यूज आर कॉज्ड बाय, तो किससे होता है? तो वहाँ ये पूछा जा सकता है। तो आप जो है यहाँ से, ये कई बार पूछा भी गया है डाउनी मिल्ड्यू के लिए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये क्या है? शूडो फंजाई होती हैं, फंजाई की तरह वर्क करते हैं लेकिन इन्हें फंजाई नहीं माना गया है। प्रोटोजोआ, हर्ट रॉट ऑफ कोकोनट पाम एंड फ्लोएम नेक्रोसिस ऑफ कॉफ़ी। आगे एल्गी भी कुछ रोग उत्पन्न करती हैं, रेड रस्ट ऑफ मैंगो और पपाया और लीची में ये सब करती हैं। मेटाजोअन यानी नेमाटोड, रूट नोट ऑफ वेजिटेबल्स। रूट नोट्स क्या होते हैं? ये नॉट्स फॉर्म कर देती हैं टाई अप करके रूट्स में, जिसके कारण रूट्स जो है चौक हो जाती है और अपना जो नीचे से वास्कुलर सिस्टम जो उसका ट्रांसलोकेशन का काम करता है जाइलम, उसको ये बंद कर देती है। तो पौधे में ऊपरी हिस्से में जो है न्यूट्रिएंट्स पहुंचना बंद हो जाते हैं और यहाँ से रोग उत्पन्न इसमें होते हैं। ईयर कोकल ऑफ भीट्स, भीट में जो है टुंडू करके डिजीज़ होती है आई थिंक, ठीक है, तो वह भी इसी के कारण होती है। नेमाटोड प्लस रथाई वेक्टर, इसमें नेमाटोड भी होता है और एक बैक्टीरिया होती है रथाई बैक्टीरिया, तो ये जो है इसमें कॉज कराते हैं। सिट्रस डेक्लाइन, मेजरली सिट्रस में ये डेक्लाइन टर्म आपको मिलेगा, स्प्रीडिंग डेक्लाइन, सिट्रस डेक्लाइन, ये सब जो है नेमाटोड कॉज करते हैं। फिर पढ़ेंगे हम पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो डिसीज़ उत्पन्न कराते हों तो उन्हें हम पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट्स में रखेंगे। इसमें आता है अपना डोडर, डोडर आएगा, स्ट्राइगा आएगा, ओरोवंकी आएगा, लोरेंथस आएगा और फोरेडेंड्रॉन, ये सब इसमें आएंगे। आपको क्या काम करना है? आपको जो है कुछ डिजीज़ और उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म अपने आप से लिखना है, अपने आप से पढ़ना है। चूँकि ये डिज़ीज़ और कॉजल ऑर्गेनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार जो है डिज़ीज़ कॉजल ऑर्गेनिज्म के नाम से ही पूछ ली जाती है, या कई बार डिज़ीज़ का हिंदी नेम दे दिया, इंग्लिश में नेम दे दिया और पूछ लिया कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ तर्क और बुद्धि दोनों रखी रह जाती है। केवल आपकी स्मृति में यानी मेमोरी में वो चीज़ होगी तो आपको टिक करने में आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर मेमोरी में आपने नहीं डाला तो ये आपके लिए समस्या बन जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आप नोट कर लें, ये आपको करना रहेगा। एक कॉपी ख़रीदें, उसमें पहले फंगल डिजीज़, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज़, तो इस प्रकार चार्ट बना लें और चार्ट में जो है इस प्रकार रखें और उनके कॉजल एजेंट लिख लें। तो आज का सेशन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री हम बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से पढ़ेंगे। बस आप लोग जो है इसी तरह बने रहना, वीडियो को लाइक करना, खूब सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी मैंने आपको बता ही दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।